और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपके पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में मैंने आपके पास बात बताई थी कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। उसको हम कहते हैं अपनी आम लैंग्वेज में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा तेजी के साथ मैं इसको वाइंड अप कर दूं ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। देखिए उसको, वो आपके पास क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि बेटा हमारे पास अगर हम बात करें इस टेबल की, ठीक है, इस टेबल के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बुक रखी हुई है, इस टेबल के ऊपर अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक बुक रखी हुई है, अगर मैं बात करूं इस टेबल की और मैं आपसे बोलूं कि इस टेबल के ऊपर मेरे पास एक बुक रखी हुई है, तो याद रखिएगा ये बुक अपने वजन की वजह से इस टेबल को दबा रही है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बुक अपने वजन की वजह से इस टेबल को दबा रही है इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। बुक का पाया जा रहा है वेट, वेट की वजह से ये आपके पास इस टेबल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। जब ये बुक इस टेबल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी तो रिजल्ट में ये टेबल भी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कब आया? जब बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। नॉर्मल रिएक्शन कब आया? नॉर्मल रिएक्शन कब आया? नॉर्मल रिएक्शन उस वक्त आया जब आपके पास बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी। तो जब बुक ने टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करी तो आपके पास इसने अपनी वेट की वजह से इसको दबाया, तो सरफेस भी चुप नहीं बैठेगा, वो आपके पास इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अगर टेबल खाली थी, कोई बुक नहीं थी, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, तो कोई रिएक्शन भी नहीं होगा। जब कोई चीज रखी जाएगी तो वो इसको अपने वजन की वजह से दबाएगी, रिजल्ट में सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। अब दोनों फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, दोनों फोर्सेस बॉडी पे लग रही हैं, वेट भी आपके पास जो है वो इसी बॉडी का है, नॉर्मल रिएक्शन भी इसी के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं। एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। यहाँ एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, दोनों एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। और अगर दोनों एक ही बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब आपके पास दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। अब फर्ज कर लें कि एक्शन और रिएक्शन आपके पास जो है वो दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उस वक्त क्या होगा? जब आपके पास एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं तो उस वक्त आपके पास बॉडी बाकायदा मूव करती है। जब एक्शन और रिएक्शन आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, जब एक्शन और रिएक्शन आपके पास दो डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई होते हैं, जब एक्शन और रिएक्शन आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं तो बॉडी मूव करती है। जब एक्शन और रिएक्शन आपके पास दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई होते हैं तो बॉडी मूव करती है। अब आपके पास यहाँ पे मैं आपसे बोलूं कि डिफरेंट बॉडी के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होते हैं, अब आपको जहन में पता होना चाहिए कि एग्जांपल दी जाती है कार्ट की। कार्ट क्या होती है? घोड़ा गाड़ी, नाम सुना है इसका? कार्ट आपके पास होती है घोड़ा गाड़ी, तो इसकी एग्जांपल आपके पास दी जाती है कार्ट की। अब सुनिए गौर से, आपके पास यहाँ पे बनाया जाएगा एक हॉर्स। हॉर्स मुझसे जिंदगी में नहीं बना तो आज कैसे बनेगा? ठीक है, तो ये आपके पास एक हॉर्स है, फर्ज कर लें। ठीक है, तो इससे अच्छा हॉर्स आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये आपके पास एक हॉर्स है, जो मैंने यहाँ पे एक हॉर्स बनाया। हॉर्स को रस्सियों से बांधा जाता है, ठीक है, तो ये दो रस्सियां हैं जिनसे हॉर्स को बांधा गया है।
और ये आपके पास मौजूद है कार्ट और इसके नीचे लगे हुए व्हील। आप इत्तेफाक देखें कि उसके पैर ऊपर है और पहिए नीचे, तो हम इसके पैरों को नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हमने इसके पैरों को नीचे कर दिया। एग्जाम्पल है भाई, समझना तो है ना, एग्जाम्पल है। आप सोचें, जब आपके पास ये हॉर्स आगे बढ़ेगा तो ये रस्सियों को आगे की तरफ खींचेगा, एग्री। जब ये हॉर्स आगे बढ़ेगा तो ये रस्सियों को आगे की तरफ खींचेगा। जब ये रस्सियों को आगे की तरफ खींचेगा तो रस्सियां हॉर्स को पीछे खींचेंगी। तो उसके बावजूद भी ये हॉर्स मूव कर रहा है। होना क्या चाहिए था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये रुक जाता। तो अगर हॉर्स रस्सियों को आगे खींचता तो रस्सियां हॉर्स को पीछे खींचेंगी और हॉर्स रुक जाएगा। लेकिन फिर भी हमें हॉर्स चलता हुआ नजर आता है। तो अब सिर्फ ये दोनों फोर्सेस थोड़ी हैं, सिर्फ ये दोनों फोर्सेस थोड़ी हैं जो यहाँ एक्ट कर रही हैं। एक और फोर्स भी है जो इसके व्हील्स और ग्राउंड के बीच में है। एक और फोर्स भी है जो आपके पास हॉर्स के लेग्स और ग्राउंड के बीच में है। एक वो फोर्स है जो व्हील्स और ग्राउंड के बीच में है, एक वो फोर्स है जो हॉर्स के लेग और ग्राउंड के बीच में है। आप सुनिए जरा गौर से मैं क्या बोल रहा हूं। जब हॉर्स आगे बढ़ेगा तो वो आपके पास अपने पैरों से जमीन को पीछे पुश करेगा। जब हॉर्स आगे बढ़ेगा तो वो अपने पैरों से जमीन को पीछे पुश करेगा। इसका मतलब वो ग्राउंड के ऊपर क्या अप्लाई कर रहा है? एक्शन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जमीन को पीछे की जानिब धकेलते हैं। तो इसी तरह जब हॉर्स आगे बढ़ता है तो वो जमीन को पीछे की जानिब पुश करता है। तो इसका मतलब हॉर्स क्या परफॉर्म कर रहा है? एक्शन। तो अगर हॉर्स जमीन को पीछे की जानिब पुश करेगा तो जमीन हॉर्स को आगे की जानिब पुश करेगी और उसके ऊपर क्या परफॉर्म होगा? रिएक्शन। और ना आप एक चीज ये देखें कि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं। अगर एक्शन ग्राउंड पर हो रहा है तो रिएक्शन किस पे हो रहा है? हॉर्स पर। तो इसका मतलब एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे थे। तो इसीलिए आपके पास ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने आपको बताई कि जब एक घोड़ा गाड़ी में किसी ने कहा घोड़ा गाड़ी किस तरह चलती है, तो आपने कहा कभी बैठे नहीं। तो मैंने कहा, मैंने ये नहीं बोला बैठे नहीं, मैंने कहा चलती किस तरह है मुझे ये बताएं। तो घोड़ा गाड़ी में आपके पास घोड़े को रस्सियों से पीछे कार्ड से बांधा हुआ होता है। तो जो हॉर्स होता है वो रस्सियों पे आगे फोर्स लगाता है, रस्सियां पीछे फोर्स लगाती हैं। तो उसूलन उसको रुकना चाहिए, वो नहीं चलना चाहिए। लेकिन एक फोर्स होती है जो आपके पास या तो कार्ट के व्हील्स और ग्राउंड के बीच में होती है या वो हॉर्स के लेग्स और ग्राउंड के बीच में होती है। तो जब हॉर्स चलता है तो अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे धकेलता है। तो जब हॉर्स अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे धकेलेगा तो रिजल्ट में ग्राउंड हॉर्स के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो हॉर्स फोर्स लगा रहा है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ग्राउंड फोर्स लगाएगा इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, और उसके नतीजे में आपके पास हॉर्स मूव करेगा। तो यहाँ एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। और एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर वो एक बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रहे बल्कि दो अलग अलग बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें एक्शन और रिएक्शन अप्लाई हो रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं करते। आपको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं करते, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई हो रहे हैं। आपको ये तो पता था कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आपको ये नहीं पता होता कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक्शन और रिएक्शन की सिग्निफिकेंस क्या है, कब ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करते हैं और कब इन दोनों का इफेक्ट प्रोमिनेंट होता है। तो नलीफाई उस वक्त करेंगे जब सेम बॉडी पे अप्लाई हो, और प्रोमिनेंट उस वक्त होगा जब ये दोनों डिफरेंट बॉडीज के ऊपर अप्लाई हो। अब इतना काम हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं टॉपिक पे जिसका नाम है टेंशन। अब हम चलते हैं टॉपिक पे जिसका नाम आपके पास है टेंशन, और उसको हम बोलते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब हम चलते हैं टॉपिक पे जिसका नाम आपके पास है टेंशन, और उसको हम बोलते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। Whenever a string is stretched from its both ends
whenever a string is stressed from its both ends, then an opposing force is produced in a string due to the applied force. Due to the applied force, this opposing force in a string is called tension in a string or simple tension. Whenever a string is stressed from its both ends, then an opposing force is produced in a string due to the applied force. This opposing force in a string is called force of tension or simply tension. इस opposing force को या तो आप force of tension कहेंगे या simply इसको आप tension का नाम देंगे. अब समझाना चाहता हूं मैं इसको कि मैं आपसे इस टॉपिक में क्या बात कर रहा हूं. ठीक है, गौर से सुनिएगा जरा यहाँ पे क्या बात हो रही है. Pay your attention very carefully. Tension is nothing but a force. और अगर मैंने कह दिया टेंशन फोर्स है तो बात खत्म हो गई. इसका मतलब टेंशन विल बी मेजर्ड इन न्यूटन. टेंशन न्यूटन में मेजर होगी. तो टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स. अगर मैंने कह दिया टेंशन एक फोर्स है तो बात हो गई खत्म. अगर मैंने कह दिया टेंशन फोर्स है तो बात हो गई खत्म. इसका मतलब टेंशन न्यूटन में मेजर होगी. इसको न्यूटन में मेजर किया जाएगा. चले भाई, हो गई बात. कब टेंशन बॉडी में नहीं लगती. अगर आपने कहा टेंशन बॉडी में लगती है तो मैं कहूंगा आप बेवकूफ हैं. टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है. स्ट्रिंग कहलाता है धागा. टेंशन स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होती है. स्ट्रिंग कहलाता है धागा. और टेंशन प्रोड्यूस कब होती है? बॉडी के फोर्स अप्लाई करने की वजह से. टेंशन प्रोड्यूस कब होती है? बॉडी के फोर्स अप्लाई करने की वजह से. टेंशन प्रोड्यूस कब होती है? बॉडी के फोर्स अप्लाई करने की वजह से. आप जरा गौर से देखें. ये मेरे पास एक धागा है, ठीक है. अब अपने दिमाग में इमेजिनेशन लाइन, जस्ट इमेजिन, दिमाग खोलें एंड ट्राई टू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग टू यू. मेरे पास ये धागा है. इस धागे के दो कोने हैं. एक कोना मैंने आपके हाथ में दिया और एक कोना मैंने किसी और के हाथ में दिया. और मैंने इनसे बोला कि आप दोनों धागे को अपनी अपनी तरफ खींचें. मैंने आपसे बोला आप इन धागे को अपनी अपनी तरफ खींचें. केक भी लेकर आइएगा. आहिस्ता. ओके, तो मैंने कहा ये आपके पास एक धागा है और इस धागे को आपके पास जो दोनों बंदे हैं वो अपनी अपनी जानिब खींच रहे हैं. तो ये इसे अपनी जानिब खींच रहा है, इसे अपनी जानिब खींच रहा है. अब इमेजिनेशन करें, एक तरफ आप हैं और एक तरफ कोई और है. तो जब हम लोग इसे अपनी अप्लाइड फोर्स से यहाँ खींचेंगे और जब ये इसको अपनी अप्लाइड फोर्स से यहाँ खींचेगा, तो जब हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे तो हमें हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर एक फोर्स लगती हुई महसूस हो रही होगी. इज इट और नॉट? जब मैं एक धागे को अपनी तरफ खींचूंगा तो मुझे अपनी फिंगर टिप्स पे एक फोर्स लगती हुई महसूस होगी, जो नहीं चाहेगी कि स्ट्रिंग की ओरिजिनलिटी में कोई चेंज आए. जो नहीं चाहेगी कि स्ट्रिंग की ओरिजिनलिटी में कोई चेंज आए. अगर मैं आपके पास
इस धागे के ऊपर, अगर मैं आपके पास इस धागे के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करता जाऊंगा तो मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर मुझे ऑपोजिंग फोर्स की ग्रिप भी बढ़ती हुई महसूस होगी। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब धागे को खींचा जाता है तो नेचर का कानून है, और कानून ये है कि एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज, हर ऑब्जेक्ट अपने आप के अंदर चेंज आने से रोकता है। तो याद रखिएगा, नेचर का कानून है एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहता कि उसकी ओरिजिनलिटी में कोई चेंज आए। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसको यहां से पकड़ के खींचेंगे तो आपके पास धागे में एक ऑपोजिंग फोर्स आपकी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट प्रोड्यूस होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, टेंशन। और इसी तरह जब ये यहां से इसको पकड़ के खींचेगा तो यहाँ पे आपके पास इसके अंदर एक और ऑपोजिंग फोर्स क्रिएट होगी, जिसको हम अपनी आम जबान में क्या बोलेंगे, टेंशन। टेंशन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करती है। जो दोनों बंदे आपके पास इस स्ट्रिंग को अपनी अपनी जानिब खींचेंगे तो खींचने के नतीजे में आपके पास आपकी अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स क्रिएट होती है, जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। अगर आप कभी एक स्ट्रिंग को पकड़ के खींचना शुरू करें तो हमें हमारी फिंगर टिप्स के ऊपर एक फोर्स लगती हुई महसूस होती है, जो नहीं चाहती कि स्ट्रिंग की ओरिजिनलिटी में कोई चेंज आए। तो वो ऑपोजिंग फोर्स जो हमारी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट एक्ट करती है, उसको हम अपनी आम जबान में टेंशन का नाम देते हैं, तो वो टेंशन कहलाती है। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। दोबारा बोल रहा हूं, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। We will not call it T1, we will not call it T2, we will not call it T3. टेंशन will remain T. टेंशन को हम T का नाम देंगे। तो पूरे स्ट्रिंग में आपके पास टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब कैसे सेम रहेगा उसको देखें, कैसे सेम रहेगा उसको देखें। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इस वक्त ये एक स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग 10,000 पार्टिकल से मिलके बना है। ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल, पांच पार्टिकल, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है। तो मैंने आपसे कह दिया कि स्ट्रिंग 10,000 पार्टिकल से मिलके बना है। अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं यहाँ से इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ये भी पढ़ा था ना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर आपके पास, मैं इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अगर मैं आपके पास इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये पार्टिकल मुझ पे बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस पार्टिकल ने मुझ पे बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट फोर्स अप्लाई करी। अगर मैं इसको ऐसे खींचूंगा तो इसकी फोर्स बिल्कुल मेरे ऑपोजिट होगी। आप इन दोनों को देखें, इन दोनों पार्टिकल्स को, ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल। अब जो ये वाला पार्टिकल है जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है, गौर से देखें, जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है ब्लू कलर का और जिसके ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है येलो कलर का। अब ये वाला जो पार्टिकल है इस पार्टिकल को आगे पुश कर रहा है। तो जब ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को आगे पुश करेगा तो अब रिजल्ट में ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को पीछे पुश करेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, अब ये वाला जो पीछे वाले पे फोर्स अप्लाई करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी। अब इस तरीके से जो ये वाला पार्टिकल है वो पीछे वाले को आगे की तरफ खींच रहा है, तो रिएक्शन की वजह से अब ये वाला पार्टिकल इसको पीछे की तरफ खींचेगा। फिर ये वाला पार्टिकल इस पे आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिर दूसरा वाला पार्टिकल इस पे पीछे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो हो क्या रहा है, पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। पूरे स्ट्रिंग में टेंशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ टेंशन विल चेंज थ्रू आउट द स्ट्रिंग, but magnitude will remain same.
ये कब से हाथ उठा रहा है बच्चा? जी फरमाइए। सर मोहम्मद असल मुबशिर। में जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरी वालेकुम आवाज़ बेटा। आ रही है? सर यस मैं आई कैन असल हियर में यू। थोड़ा सा लेट आया हूँ क्लास में, क्योंकि मेरा नेट इशू कर रहा था। तो आप थोड़ा सा अगर रिकैप दे सकते हैं तो। बेटा जब आप क्लास में आए मैंने तभी पढ़ाना शुरू किया है। आई सॉ यू व्हेन यू अच्छा, जॉइंड द क्लास। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। तो आपके पास पूरे स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? बिल्कुल सेम। बेवकूफ होंगे आप अगर आपने इतना बताने के बाद मेरे टेंशन को T1 कहा या T2 कहा। टेंशन विल रिमेन T। टेंशन हमेशा T के बराबर रहेगी। तो आपके पास टेंशन का मैग्नीट्यूड पूरे स्ट्रिंग में क्या रहता है? बिल्कुल सेम। डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी पर आपके पास टेंशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, बात बढ़ाते हैं अपनी आगे। अब सुनिए जरा गौर से। ओके, आपके पास अब बात हो रही है यहाँ पे टेंशन की। अब जरा गौर से सुने। अभी तक क्या हो रहा था? टेंशन को मैं पकड़ के खींच रहा था या आप पकड़ के खींच रहे थे। अब मामला उल्टा है। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने स्ट्रिंग की मदद से सस्पेंड किया हुआ है। तो आपके पास अब इसको कौन खींच रहा है? जमीन। अब इसको कौन खींच रहा है? जमीन। और जमीन जब ऑब्जेक्ट को खींचती है तो वो उस पर फोर्स लगाती है, कौन सी? वेट। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इसमें एक्ट कर रहा है वेट। अब जिस तरह मैं फोर्स लगा रहा था और मेरी फोर्स के ऑपोजिट क्या प्रोड्यूस हो रही थी? टेंशन। इसी तरह वेट इस धागे को नीचे खींच रहा है तो वेट के ऑपोजिट इस धागे में क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। तो वेट के ऑपोजिट इस धागे में क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। वेट चाहता है कि बॉडी जाए नीचे तो वेट इस धागे पे क्या अप्लाई कर रहा है? फोर्स। धागे को खींच रहा है तो वेट के ऑपोजिट इस स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? टेंशन। अब मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, मुझे अमूमन छोटी बातें करने की आदत है। सुन ले गौर से। जब आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड हो, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड हो धागे की मदद से और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड हो धागे की मदद से और वो ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में हो, जब एक ऑब्जेक्ट आपके पास धागे की मदद से सस्पेंडेड हो और ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो बॉडी का वेट और टेंशन दोनों बराबर होते हैं। जब ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में होगा तो बॉडी का वेट और टेंशन दोनों बराबर होंगे। जब आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो बॉडी का वेट और टेंशन दोनों आपस में बिल्कुल बराबर होंगे। अब मेरी बात आगे सुनिएगा गौर से। पहले मैं टॉपिक की बेस बनवाता हूं। बेस बनवाना अजहद जरूरी होता है। अब फर्ज कर लें कि आपके पास ये पुली मौजूद है, लिसन, और आपके पास एक बॉडी है जो डाउनवर्ड मूव कर रही है। आपके पास एक पुली मौजूद है और आपके पास एक बॉडी है जो डाउनवर्ड मूव कर रही है। ये पुली मौजूद है और आपके पास एक बॉडी है जो डाउनवर्ड मूव कर रही है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा इस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है। सबसे पहले तो मैं देखूंगा इस बॉडी पे कितनी फोर्स लग रही है। इस बॉडी पे फोर्स लग रही है कितनी? दो। एक एक्ट कर रहा है इसके ऊपर वेट और एक एक्ट कर रही है टेंशन। एक एक्ट कर रहा है इसके ऊपर वेट। जब जब कोई ऑब्जेक्ट लटका हुआ होगा, जब जब कोई ऑब्जेक्ट धागे से सस्पेंडेड होगा, उसके ऊपर लाजमी तौर पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक वेट और एक टेंशन। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर सस्पेंशन है, ये धागे से लटका हुआ है, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही है? दो। एक वेट लग रही है और एक टेंशन। अब मुझे निकालनी है नेट फोर्स। क्या निकालनी है? नेट फोर्स। क्या निकालनी है? नेट फोर्स। याद रखिएगा नेट फोर्स निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है और वो सिंपल सा तरीका ये होता है कि अगर फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्सेस ऐड होती हैं। कल सिखाया था।
और अगर फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो फोर्सेस ऐड होती है सब्ट्रैक्ट होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। गुड। अब सब्ट्रैक्ट जब होंगी तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। जब सब्ट्रैक्ट होंगी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी ज्यादा है और कौन सी कम है। अब जरा चेक करें, यहां फोर्स लग रही है 6 न्यूटन, यहां फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। ठीक है, तो मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, कितने लोग बता सकते हैं कहां से कहां जाएगा? ये ऑब्जेक्ट ए से बी पर जाएगा या ऑब्जेक्ट बी से ए पर आएगा? जल्दी बताएं, कितने लोग बता सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां जाएगा? ये ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाएगा या बी से ए पर जाएगा? बस ये 6 लोग बता सकते हैं, 6 के अलावा और कोई नहीं बता सकता। मैंने इन 6 बच्चों को पढ़ाया है, मैंने इन 14 बच्चों को अलग से पढ़ा के क्लास दी है। ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? मारूफ बताइए बेटा, कहां से कहां जाएगा? सर ए टू बी जाएगा। ओके बेटा, आप मुझे रीजन बताओ क्यों जाएगा? क्योंकि ए पे ज्यादा फोर्स लग रही है और हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तब भी ए पे 4 न्यूटन फोर्स बचेगी। एक्सीलेंट, गुड, बिल्कुल सही। इस बच्ची ने मुझे रिस्पॉन्स किया, बाकी लोगों के लिए भी जज़ाकल्लाह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पे फोर्स लग रही है तो ये ए से बी तक जाएगा। ए से बी तक क्यों जाएगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वहां मूव करता है जहां फोर्स ज्यादा होती है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये वो डायरेक्शन ले रहा है जो वेट की है। वेट कहाँ लग रहा है? नीचे। टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर। तो इसका मतलब जब एक ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो वेट हमेशा टेंशन से ज्यादा होता है। तो जब एक ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो वेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टेंशन। तो जब ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो वेट हमेशा टेंशन से ज्यादा होगा। जरूरत से ज्यादा आज तेज बोल रहा हूं तो मेरी आवाज खुद मेरे सर में लग रही है। तो जब ऑब्जेक्ट आपके पास नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है मेरे साथ कोई साजिश हो रही है। तो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा तो इसका मतलब उसका वेट ज्यादा है और टेंशन कम है। तो नेट फोर्स दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है तो नेट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स। तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगी W माइनस टी, क्योंकि आपके पास हायर फोर्स है W और लोअर फोर्स है T। तो नेट फोर्स बराबर हुई किसके? W माइनस टी के। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू W माइनस टी। अब एक बात जहन में रखें, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो उसको जरा अपने जहन में रखिए मैं क्या बात बोल रहा हूं। आपके पास याद रखिएगा, एक नेट फोर्स हम निकालते हैं सिस्टम से और उसको फौरन कंपेयर करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एक सिस्टम से निकालते हैं, ये सिस्टम से निकल गई और हमें पता है कि जो नेट फोर्स होती है वो ma के बराबर होती है। नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से पढ़ा है कि नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। आप इन दोनों को कंपेयर कर लें तो ma बराबर आया W माइनस टी के। एक सिस्टम से निकालेंगे और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एक सिस्टम से निकालेंगे और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। एक सिस्टम से निकालेंगे और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो जब मैंने आपके पास सिस्टम से निकाली तो वही W माइनस टी और एक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाली वही ma। तो जब मैंने आपके पास इनको कंपेयर किया तो ma W माइनस टी के बराबर आया। अब लेते हैं आखिरी केस, यानी कि सब जो आने वाला टॉपिक है ना उसकी बेस बन रही है। और उस वक्त क्या होगा जब बॉडी आपके पास अपवर्ड मूव करेगी? उस वक्त क्या होगा जब बॉडी आपके पास अपवर्ड मूव करेगी? उस वक्त क्या होगा जब बॉडी अपवर्ड मूव करेगी? तो उस वक्त क्या होता है जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है? चलें भाई, अब बॉडी हमारी जा रही है ऊपर, ठीक है। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें ऑल ऑफ यू, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वेट ऑलवेज एक्ट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे आए, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। हम वही हैं, अगर नीचे आएंगे तो नीचे लगेगा, ऊपर जाएंगे तो ऊपर लगेगा। भाई जब आप ऊपर जा रहे हैं जमीन नीचे ही है, ऐसा नहीं होगा ऊपर जाएंगे जमीन आपके सर पे आ जाएगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऊपर जाए आप नीचे जाए जमीन नीचे ही रहेगी।
तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और इसमें एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। अब की बार ये बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो मुझे बताइए यहाँ पे अलिशबा असलम, अलिशबा अनम्यूट करें अपने आप को बेटा। अलिशबा, अलिशबा बेटा बताइए बॉडी ऊपर जा रही है, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? ये बॉडी ऊपर जा रही है, टेंशन और वेट में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? टेंशन ज्यादा होगा। आपने इतना सोचा क्यों, पहले तो मुझे ये बताएं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू विल गिव मी आंसर वेरी क्विकली। टेंशन ज्यादा क्यों होगा? अच्छा अब ये बताएं। क्योंकि सर आप एक टेंशन है इसलिए टेंशन ज्यादा होगा। सर क्योंकि वो अपवर्ड मूव कर रहा है। क्योंकि वो अपवर्ड मूव कर रहा है। मुझे लगा आप कहेंगी सर आप एक टेंशन है इसलिए टेंशन ज्यादा होगा। जी, क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रहा है बेटा, बिल्कुल सही कह रही है। व्हाई आर यू सो हेजिटेटिंग? आंसर दिया करें, बेशक गलत हो कोई मसला नहीं है, मैं हूं करेक्ट करने के लिए। तो ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टेंशन इज ग्रेटर देन वेट। ये बिल्कुल सही कह रही है, इज इट और नॉट? क्योंकि आप जानते हैं जब ऊपर जाएगा तो टेंशन ज्यादा होगी और आपके पास वेट कम होगा। ओके, अब मुझे यहाँ पे बताइए अनीक जीशान, अनीक मुझे नेट फोर्स बताएं, इसकी नेट फोर्स क्या होगी? सर टी माइनस डब्ल्यू। क्यों नेट होगी? फोर्स सर क्योंकि टी 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 डब्ल्यू से बड़ा है। ग्रेट। गुड, तो हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स, तो नेट फोर्स होगी टी माइनस डब्ल्यू। ये कहाँ से निकाली है अनीक? सर ये सिस्टम में से निकालिए। गुड, अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? सर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गुड, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन। गुड, देखिए ये बच्चा मुझसे मैट्रिक में पढ़ा हुआ है ना, इसको वर्डिंग के साथ याद है। नेट फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को इक्वेट करें, जब इक्वेट करेंगे तो एम ए बराबर आया टी माइनस डब्ल्यू के। ये है इस टॉपिक की बेस, ये बनी टेंशन के टॉपिक की बेस। ये क्या बनी? ये बनी टेंशन के टॉपिक की बेस। इसको हम टेंशन के टॉपिक की बेस का नाम देते हैं। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ईयर के अंदर मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल यही है, पहले मैं टॉपिक की बेस बनवाता हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक पर आता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आ गया तो बिल्कुल वही होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं टेंशन के केसेस पे। तो हमारे पास आ रहा है केसेस ऑफ टेंशन, और केसेस ऑफ टेंशन में हमारे पास है केस नंबर 1। केसेस ऑफ टेंशन में हमारे पास है केस नंबर 1। अब सुनिए जरा, केस नंबर 1 हमारे पास है व्हेन टू बॉडीज of unequal masses are connected to the ends of a string passing over a frictionless pulley such that both bodies are hanged vertically. Such that both bodies are hanged vertically. नहीं, मैंने कब लिखना है मेरी? नहीं, छोड़ दे। Such that both, और सर फैजान को भेज दीजिए, सर फैजान को। Such that both bodies are hanged vertically. देखिए बेटे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, अब सुनिए जरा यहाँ पे, ये आपके पास क्या लिखी हुई बात। देखिए ये आपको ना एक वर्डिंग में सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है? आपको सबसे पहले ये सिस्टम बनाना है और सिस्टम बनाने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, ठीक है? आप सब जरा सिस्टम गौर से देखिएगा, मैं सिस्टम कैसे बना रहा हूं।
आप सब जरा सिस्टम गौर से देखिएगा कि मैं सिस्टम कैसे बना रहा हूं। ये मेरे पास मौजूद है एक पुली, ठीक है, ये मेरे पास एक पुली मौजूद है। पुली के अंदर मौजूद होता है एक व्हील, ये व्हील मौजूद होता है। अब मैंने एक ही धागा लिया, एक ही धागा, उस धागे को मैंने पुली के अंदर से पास करते हुए ऐसे सस्पेंड कर दिया। धागे के एक कोने पे मैंने एक बॉडी सस्पेंड कर दी और धागे के दूसरे कोने पे मैंने दूसरी बॉडी सस्पेंड कर दी। धागे के एक कोने पे मैंने एक बॉडी सस्पेंड करी, धागे के दूसरे कोने पे मैंने दूसरी बॉडी सस्पेंड करी। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का वेट w1, बॉडी बी का वेट w2। बॉडी ए का वेट w1, बॉडी बी का वेट w2 और दोनों में प्रोड्यूस हो रही है अपर डायरेक्शन में क्या, टेंशन। मैंने पहले कहा था टेंशन का मैग्नीट्यूड पूरे स्ट्रिंग में सेम, तो दोनों में अपर डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही है, टेंशन। बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का वेट w1, बॉडी बी का वेट w2 और दोनों में क्या लग रही है, टेंशन। हमने ये माना हुआ है, वी हैव बीन एक्सेप्टेड कि m1 इज ग्रेटर देन m2। इसकी पहचान क्या है, आंखें खोलें, ओपन योर आईज। अनइक्वल मासेस, तो हमने लिखा हुआ है m1 इज ग्रेटर देन m2। तो अगर m1 m2 से बड़ा है तो यही वजह है कि जिसका मास ज्यादा होता है। अब बचपन में सीसॉ याद करें, सीसॉ याद है, बचपन में पार्क में होता था, ठीक है, एक तरफ मोटे दोस्त को बिठाते थे, एक तरफ पतले दोस्त को बिठाते थे, तो मोटा वाला नीचे गिर जाता था, पतला वाला ऊपर झूलता था। तो यही चीज यहाँ पर है, जिसका मास ज्यादा होता है बॉडी कहाँ जाती है, नीचे। तो आपके पास यहाँ पे बॉडी ए का मास ज्यादा है तो बॉडी ए जाएगी नीचे, बॉडी बी का मास कम है तो बॉडी बी जाएगी ऊपर। बॉडी ए का मास ज्यादा है तो बॉडी ए जाएगी नीचे, बॉडी बी का मास कम है तो वो जाएगी ऊपर। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी बी ऊपर जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही धागे से कनेक्ट हैं। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे आएगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी बी ऊपर जाएगी। सिस्टम दोबारा सुने, सिस्टम दोबारा। आप अपने घर पे बैठे में, ऑल्दो आई कैन नॉट लिसन यू बट बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, मेरे साथ साथ आप बातों को रिपीट करेंगे। एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी। बॉडी ए का मास क्या है, m1, बॉडी बी का मास m2। बॉडी ए का वेट w1, बॉडी बी का वेट w2। जिस एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे जाएगी उसी एक्सेलरेशन से बॉडी बी ऊपर जाएगी। इफ एनीबडी आस्क यू व्हाई वी आर हैविंग बॉडी ए नीचे और बॉडी बी ऊपर, तो आपने बोलना है क्योंकि बॉडी ए का मास ज्यादा है, m1 इज ग्रेटर देन m2। क्या आपको डायग्राम क्लियर हुई? ये पूरा डायग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, ये पूरा डायग्राम। अब टारगेट देखते हैं, टारगेट क्या है। टारगेट से मुराद किसी को गोली से उड़ाना नहीं होता। टारगेट से मुराद ये होता है कि आपके पास, कि हम मालूम करें कि हमें क्या चाहिए। तो हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज ए, और हमें चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग ई। हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, हमें चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज और हमें चाहिए टेंशन इन द स्ट्रिंग। हमें ये दो चीजें आपके पास रिक्वायर्ड हैं, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, ऑलराइट। मोहम्मद हसन
कैन आई गेट अ चांस टू टॉक विद यू? प्लीज अपने आप को जरा अनम्यूट कीजिए। हेलो। नो, मैं आपसे हेलो